सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहता हूं कि भाजपा का जो विजय है वो विजय निर्विवाद है, इसे मैं मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। ये चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव है, इसे मानने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं। और इसकी दो बड़ी वजह है। एक, ईवीएम के द्वारा चुनाव में घोटाला किया जा सकता है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया 8 अक्टूबर 2013 को, और पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया। मगर चुनाव आयोग ने 2014, 2015, 2016 में पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया, इसलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कंटेम्प्ट है। ये न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। यह केस मैं लेकर गया था 2016 को सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने मेरे इस केस पर 2017 के चुनाव के पहले निर्णय देने के बजाय 2017 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद 24 अप्रैल 2017 को जजमेंट दिया। वो जजमेंट उन्होंने मेरे फेवर में दिया। यदि 2016 में मैं केस लेकर गया था और ये जजमेंट 2016 में दिया गया होता, तो 2017 के विधानसभा चुनाव में पेपर ट्रेल मशीन लगाना पड़ता और रिकाउंटिंग करना पड़ता। इस वजह से वो निर्णय उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के 1 महीना बाद दिया गया, ताकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पेपर ट्रेल मशीन लगाई ना जा सके। पहली बात तो ये सारे देश के लोगों को जानना और समझना होगा। ओके। दूसरी बात बहुत अहम है। जब ये निर्णय, सोनवनी जी, हाँ हाँ बोलिए। जब ये निर्णय मेरे फेवर में आया 17 में, तो सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट थी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। और नरेंद्र मोदी के द्वारा कांग्रेस को यह कहा गया कि आप लोगों ने 2004-2009 को ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता था।
और इस मुद्दे पर हमारा बीजेपी का, आपका, आरएसएस का समझौता हुआ था। ये समझौता इसलिए हुआ था क्योंकि आडवाणी जी ने इसे उठाने का निर्णय कर लिया था। डेमोक्रेसी एट ए रिस्क नाम के किताब की प्रस्तावना में ये बात उन्होंने लिख दी थी। लिखित डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है हमारे पास। ओके, हाँ। और इस पर आडवाणी जी सारे देश भर में रथ यात्रा निकालने वाले थे। तो कांग्रेस को लगा कि इससे सारे देश भर में भूचाल आ जाएगा और कांग्रेस के जिला जिला दफ्तरों में आग लग जाएगी। इसलिए कांग्रेस के तरफ से समझौता का प्रस्ताव बीजेपी और आरएसएस को दिया गया और ये कहा गया कि 2004-2009 में जब आप सुप्रीम कोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर गए हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा, तो बोलिए। हाँ, तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप लोगों के पास है। हाँ। आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए, हम लोगों की सरकार है और हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट की नोटिस आई है वो सबूत हमने भी देखे हैं। इसलिए हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हां, हमने घोटाला किया, मगर इससे देश खतरे में पड़ जाएगा अगर आडवाणी जी रथ यात्रा निकालते हैं तो। और सारे देश के अंदर इंटरनेशनल ओपिनियन खराब होगा। देश खतरे में पड़ जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। तो आपको आडवाणी जी को रोकना होगा। तो बीजेपी के नेताओं ने कहा कि आडवाणी जी को हम नहीं रोक लगा सकते, आरएसएस के लोग लगा सकते हैं। तो आरएसएस के साथ कांग्रेस के लोगों ने समझौता किया और समझौता करने के बाद समझौता ये हुआ कि ठीक है, आडवाणी जी की रथ यात्रा हम रोकते हैं। ईवीएम के विरोध की रथ यात्रा हम रोकते हैं। हमें क्या फायदा होगा? तो कांग्रेस ने कहा आप 2014 का चुनाव घोटाला करके जीतो, हम ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे, समर्थन करेंगे, क्योंकि सरकार हमारी है, चुनाव कमिश्नर हमने बनाया है, हम आपका समर्थन करते हैं। तो भी आरएसएस ने कहा कि आपने 2 बार घोटाला किया और आप हमें 1 बार घोटाला करके चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, ये बराबरी की बात नहीं है। तो कांग्रेस ने आरएसएस को कहा कि आप तो राष्ट्रवादी लोग हैं, इसलिए हमने सोचा शायद आप 2 बार घोटाला करने के लिए रजामंद नहीं होंगे, इसलिए हमने 1 बार का प्रस्ताव दिया। अगर आप 2 बार घोटाला करके चुनाव जीतना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं है, आप 2 बार घोटाला करके चुनाव जीतो, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपका विरोध नहीं करेंगे।
और इस तरह से समझौता हुआ। आपको याद होगा किरण सोनवने जी, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी से अडवाणी की तबीयत ज्यादा बेहतर थी, फिर भी आरएसएस ने वेटो पावर का इस्तेमाल करते हुए अडवाणी को चुनाव से रिटायर करवाया। याद है ना आपको? हाँ, बोलिए। अडवाणी जी को रिटायर करवाया और नरेंद्र मोदी को, एक बैकवर्ड आदमी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया, ताकि घोटाले से चुनाव जब जीता जाएगा तो हम ये प्रचार करेंगे कि ओबीसी के 52% लोग हैं और 52% लोगों ने ओबीसी का आदमी प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें वोट दिया, इस वजह से हमने चुनाव जीता। ऐसा घोटाले पर पर्दा डाला जा सके। आरएसएस ने गोवा कॉन्फ्रेंस में अडवाणी को वेटो पावर के द्वारा रोक लगाई और हस्तक्षेप किया और वहां नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया। और दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं, हाँ, बोलिए। हमारे देश में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार पहले घोषित नहीं किया जाता। वो सांसदीय दल को बहुमत मिलने के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए बहुमत दल का नेता चुना जाता है। ये संवैधानिक व्यवस्था है और जो बहुमत दल का नेता होता है वो राष्ट्रपति को मिलता है कि मुझे संसदीय दल का नेता चुना गया है, मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए नॉमिनेट किया जाए। मगर आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया। क्यों? क्योंकि भाजपा का जो सेंट्रल संगठन था उसमें सेकंड लाइन की सारी लीडरशिप अडवाणी जी के द्वारा तैयार की गई थी और उन्हीं लोगों को टिकट देना पड़ता था। तो बहुमत में अगर बीजेपी चुनकर आती है तो ये खतरा था कि कहीं वो चुनाव जीतने के बाद अडवाणी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट ना चुन ले। इसलिए आरएसएस ने चुनाव के पहले ही प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को घोषित किया। आप लोगों को, आप पत्रकार लोग हैं, आप थोड़ा याद करो, आपके रिकॉर्ड में भी हो सकता है। मैं तो रिकॉर्ड देखे बगैर सारा मेरे मेमोरी में और कंप्यूटराइज हो जाता है। ओके। पूरे डाटा के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं। और इस तरह से नरेंद्र मोदी को कैंडिडेट घोषित किया गया और 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया, जीता गया और जीतने के बाद में कांग्रेस ने ये काम, उनका वेलकम करने का काम किया और जिस जस्टिस ने 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट में पेपर ट्रेल लगाने का निर्णय किया था, उन्होंने जी, हाँ, बोलिए। वो जो पेपर ट्रेल लगाने का निर्णय किया था, जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उस चीफ जस्टिस को केरला का गवर्नर बनाया गया, क्योंकि वो सेल्फ कॉग्निजेंस ले सकता था चुनाव में कि मैंने पेपर ट्रेल लगाने का आदेश दिया, अमल क्यों नहीं कर रहे हो। वो सेल्फ कॉग्निजेंस ना ले सके, इसलिए
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये मैनेज किया गया। और मैनेज करने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, मैनेजमेंट कांग्रेस ने किया और अमल करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। जैसे ही प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जस्टिस सदाशिवम को केरला का गवर्नर बनाया। अरे मैनेजमेंट कांग्रेस ने किया और गवर्नर बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, और इस तरह से ये समझौता पूरा हुआ। इसमें कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस के अलावा जस्टिस सदाशिवम भी शामिल थे। ऐलानिया कह रहा हूं, ऐलानिया कह रहा हूं। मेश्राम सर, आपको ये जो बात मैं कह रहा हूं, अब एक बात कहा ना, दूसरा तो सबूत बताया नहीं अभी। हाँ, एक सबूत दिया ना, पूरे क्रोनोलॉजी के साथ सबूत दिया ना, अभी दूसरा सबूत सुन लो। ओके। अभी होता क्या है कि ईवीएम के द्वारा घोटाला किया जाता है और सारा मैनेजमेंट जो है बोलिए। वामन मेश्राम सरांचा आणि आपला इंटरनेटचा काहीतरी इश्यू असल्यामुळे त्यांच्याशी आपला संपर्क तुटलेला आहे। आपण वाट पाहूया की आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, बोलिए। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या करता है, वो एग्जिट पोल में आगे बताता है और फिर लोगों का परसेप्शन, लोगों की धारणाओं को बनाता है कि बीजेपी जीतने वाली है। रिजल्ट आने के पहले ही, 3 दिन पहले ही बता देता है और 3 दिन तक वो उसके लिए अनुकूल माहौल बनाते रहता है मीडिया। और इस तरह से ये मीडिया एक सारा काम करता है। 2019 के चुनाव में 60,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, एडीआर का रिपोर्ट है। उसमें अकेले बीजेपी ने 27,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। सोनोनी जी, हाँ बोलिए। 27,000 करोड़ रुपया 2014 के चुनाव में बीजेपी ने खर्चा किया था। हाँ, नहीं, 2019 के चुनाव में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आपको पता है कि ऑक्सफोर्ड का रिपोर्ट में यह रिपोर्ट आया है कि 2 साल पहले, कोविड के 2 साल पहले, ये कोविड पीरियड के अंदर उद्योगपतियों की संपदा 23 लाख करोड़ थी, 2 साल में 53 लाख करोड़ हो गई है। बराबर। ये डाटा है वर्ल्ड लेवल का। ये 53 लाख करोड़ जिनको फायदा गया, राष्ट्र की संपत्ति बेची, उन लोगों ने 20,000 करोड़ रुपया मीडिया मैनेजमेंट के लिए, उत्तर प्रदेश के मीडिया को मैनेज करने के लिए, पेड न्यूज के लिए 20,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। और रिजल्ट आने के पहले ही ये ओपिनियन बनाया कि बीजेपी इतनी सीटें जीतने वाली है। ये सारा खेल ना समझ लोगों के समझ में नहीं आता है। जिन लोगों को समझ में आता है वो लोग मीडिया से बहिष्कृत है। हमारी तो सिंगल लाइन वो लोग छापते नहीं है। तो किस आधार पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जो है वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है, ऐसा माना जा सकता है? किस आधार पर माना जाए कि मीडिया जो है वो निष्पक्ष है? मैं तो मीडिया के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर जा रहा हूं सारे सबूतों के साथ।